हेलो फ्रेंड्स, वात्सल्य अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आर्टिकल 21 की बात करेंगे और आर्टिकल 21 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसकी बात की गई है। हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, उसके आयामों को जानने की कोशिश करेंगे। संवैधानिक नैतिकता को हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत हम दोस्तों क्या क्या देखेंगे, एक बार रूपरेखा बना लेते हैं। हम इसकी पृष्ठभूमि देखने का प्रयास करेंगे। इसके जो संवैधानिक नैतिकता है उसकी अवधारणा देखने के प्रयास करेंगे दोस्तों, और जिसके महत्वपूर्ण केसेस हैं, केस उसको देखने की कोशिश करेंगे और एक निष्कर्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। ये चारों रूपरेखाओं की हम आज बात करेंगे दोस्तों, जो संवैधानिक नैतिकताओं के अंतर्गत आते हैं और संविधान को और फलीभूत करने की ही कोशिश करते हैं, इसको आगे बढ़ाने की ही कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आगे की स्लाइड में चलते हैं और इसकी पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। संवैधानिक नैतिकता का सबसे पहले बात 70s में मेनका गांधी केस, जो महत्वपूर्ण केस हुआ, उससे देखा जा सकता है। जो मेनका गांधी केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत दोस्तों, आर्टिकल जो 21 है उसके अंतर्गत जो दैहिक स्वतंत्रता है, यानी जो व्यक्तिक स्वतंत्रता है, के नियम बोल सकते हैं आप, व्यक्तिक स्वतंत्रता के नियम बताए थे। और ये बताए थे कि इसमें अंकुश सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही लगाया जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही लगाया जा सकता है दोस्तों। जो व्यक्ति स्वतंत्रता है, जो जीवन की स्वतंत्रता है, उस पर अंकुश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं लगाया जा सकता। और इसके पश्चात दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूरे आपराधिक जो तंत्र है, आपराधिक तंत्र में सुधार की आवश्यकता महसूस हुई मेनका गांधी केस के पश्चात, आप देख सकते हैं। और इसी से कहीं ना कहीं यही आधार बना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, संवैधानिक नैतिकताओं का। और आगे देख सकते हैं कि संवैधानिक नैतिकता क्या है, उसको जानने का प्रयास हम करते हैं। संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता देख सकते हैं दोस्तों। इसमें हम सबसे पहले प्रयास करेंगे कि जो समाज, समय के जो आवश्यकताओं के अनुरूप, मैं लिख देता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों, समाज जो है आवश्यकता के अनुरूप अपने प्रतिमान बदलते हैं, प्रतिमान बदलते हैं दोस्तों। और प्रतिमान के बदलने के साथ ही परिस्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, प्रतिमान बदलते हैं। और इसी के साथ दोस्तों हमारे संविधान के जो संवैधानिक मूल्य हैं, संवैधानिक मूल्य हैं दोस्तों, वो भी बदलते हैं। हमारे जो नैतिकताएं हैं, नैतिकताएं हैं वो भी बदलती हैं, जो समय के अनुरूप जरूरी भी है और बदलनी भी चाहिए दोस्तों। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर करने का प्रयास किया कि जो हमारे जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं में आप देख सकते हैं जो न्यायपालिका है, जो न्यायपालिका दोस्तों, विधायिका है, वो विभिन्न प्रकार के जो वर्ग हैं, जो उपेक्षित हैं, जो हाशिए पर हैं, दलित हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए
बदलते प्रतिमानों के साथ अपनी आवश्यकताएं भी बदलनी पड़ेंगी, जो संवैधानिक नैतिकताओं के अंतर्गत ही आती हैं। और आर्टिकल जो 21 है दोस्तों, जो जीवन की स्वतंत्रता देती है, दैहिक स्वतंत्रता देती है, व्यक्ति स्वतंत्रता देती है, इसके अंतर्गत ही जो विभिन्न प्रकार के हम अधिकार देते हैं, उनके दायरों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है दोस्तों। जो दायरे हैं इसके विभिन्न जीवन के अधिकारों के दायरे, उनको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अधिकारों में विस्तार प्रदान किए जाने की आवश्यकता। इसी प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों, आर्टिकल 21 में को बताने की आवश्यकता नहीं है। जीवन के अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, इसी जीवन के अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार के अंतर्गत ही हमको और उसको दायरे बढ़ाने पड़ेंगे इन अधिकारों के, ताकि बदलते समाज के बदलते प्रतिमानों के साथ हम अपने आप को बदल पाएं। हम जानते हैं दोस्तों, हमारा जो संविधान है एक जीता जागता एक जीवंत दस्तावेज है दोस्तों, इसीलिए हमने आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही ये सभी बातें की। अब संवैधानिक नैतिकता के जनक की बात करते हैं, जो जॉर्ज ग्रॉट दोस्तों, जो संवैधानिक नैतिकता के जनक कहे जाते हैं। वो बताते हैं दोस्तों कि संस्थाएं जो हैं, संस्थाओं की मैंने पिछले स्लाइड में बात की, जो न्यायपालिका है, विधायिका है, संस्थाओं से यह अपेक्षित है कि वो संवैधानिक मूल्यों के अंतर्गत काम करें। आगे स्लाइड में चलते दोस्तों, संवैधानिक मूल्यों के अंतर्गत काम करें। और जो संविधान के लक्ष्य हैं दोस्तों, संविधान के जो हमारे लक्ष्य हैं, जो संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान के जो लक्ष्य निर्धारित किए, उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। जो मैं एक बार लिख देता हूं, इसके अंतर्गत एक अवधारणा है, सुनहरा लक्ष्य। सुनहरे लक्ष्य के अंतर्गत दोस्तों आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार है, आर्टिकल 21 जो जीवन का अधिकार है, आर्टिकल 19 जो अभिव्यक्ति का अधिकार है दोस्तों, इसको संविधान का सुनहरा लक्ष्य कहा गया है। जो हमारे संविधान की जो मजबूत त्रिकोण बनाते हैं दोस्तों, वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 की बात की गई है। और कहा गया है कि हर जो संवैधानिक नैतिकता है वो लगातार भारतीय समाज में बढ़ती जा रही है। भारतीय समाज में दोस्तों जो नैतिकताएं हैं, जो संवैधानिक नैतिकताएं हैं, वो संस्थाओं के माध्यम से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो विधायिका हो, संवैधानिक नैतिकता को बढ़ाने का प्रयास कर रही है और आर्टिकल 21 का दायरा बढ़ा रही है। आर्टिकल 21 का दायरा बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसको विभिन्न केसेस के थ्रू हम पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे आर्टिकल 21 को और विस्तार प्रदान करने की कोशिश की, कैसे विभिन्न केसेस जैसे ओल्गा टेलिस केस, पीयूसीएल केस, राइट टू डाई केस और नवजोत सिंह जौहर केस, हम आगे बात करेंगे इन सब चीज़ों की। अभी तक जितने भी हम पढ़े एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जॉर्ज ग्रॉट इनके जनक कहे जाते हैं, जो बताते हैं कि हमारे संविधान के जो संस्थाएं हैं वो संवैधानिक मूल्यों के अंतर्गत कार्य करें। और इसके जो मुख्य धारा है आर्टिकल 21, उसके जो अधिकार हैं उनके दायरा बढ़ाने की कोशिश की जाए। संवैधानिक नैतिकता क्या है, मैंने कुछ शब्दों में बताने की कोशिश की। अब आगे हम देखते हैं, विभिन्न प्रकार के केसेस को स्टडी करते हैं दोस्तों, जो कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के केसेस जिसने आर्टिकल 21 को शक्ति प्रदान की या इसका विस्तार किया। सबसे पहला केस और बहुत महत्वपूर्ण केस ओल्गा टेलिस केस 1986 हम पढ़ते हैं। 1986 इस दोस्तों, आप ये सब नोट्स अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि ये
जो केसेस हैं वो आपको आंसर राइटिंग में, वो आपको प्री के जो फैक्ट्स हैं उसमें बहुत हेल्प कर सकता है दोस्तों, इसलिए आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं। ओल्गा टेलिस केस में एक महत्वपूर्ण निर्णय ये रहा कि आजीविका का अधिकार, हमारे जो नागरिक हैं उसको संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही दोस्तों आजीविका का अधिकार, भोजन का अधिकार, आवास के अधिकार सुनिश्चित की गए कि जो कोई व्यक्ति है वो अपने अनुसार अपने परिवार का भरण पोषण जीविकोपार्जन करने के लिए आजीविका का हकदार होगा, उसके वो अधिकार होंगे, इसको निर्धारित किया गया। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों PUCL 1997 का एक केस, उसमें कहा गया कि नागरिक स्वतंत्रता का दायरा बढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि जो नागरिकों की स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों, उनका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। दायरा क्यों बढ़ाना जाना चाहिए? क्योंकि हम 21वीं सदी में रहते हैं दोस्तों। हम अधिकार आधारित जो दृष्टिकोण है, अधिकार आधारित दृष्टिकोण को हम साधना चाहते हैं, इसको सुनिश्चित करना चाहते हैं दोस्तों। ये तभी बढ़ सकता है जब हम लोगों को अधिकार दें, लोगों के अधिकारों का दायरा बढ़ाएं, तभी ये संभव हो पाएगा। और तीसरा केस जो महत्वपूर्ण केस है, राइट टू डाई, यानी ज्ञान सिंह कौर केस, जिसको हम जानते हैं ज्ञान कौर केस, ये राइट टू डाई से संबंधित है। राइट टू डाई, यूथेनेशिया, यूथेनेशिया से संबंधित है दोस्तों। इसमें जो एक आईपीसी की एक धारा है, अभी चेंज हो गया होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आईपीसी 309, इसमें जो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें एक प्रावधान था कि आत्महत्या का प्रयास आपराधिक श्रेणी में आएगा। जो आपराधिक श्रेणी में आएगा उसको अब इसको गैर कानूनी सिद्ध कर दिया गया है, गैर कानूनी माना गया है कि वो पहले ही अपने मानसिक प्रताड़ना से पीड़ित है, वो ऐसे भी हाशिए में चला गया है और इससे आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, उसको और आपराधिक श्रेणी में इसको नहीं डाला जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का बयान आया था। इसलिए इसको संवैधानिक नैतिकताओं के शिखर पर रखा जा सकता है। और चौथा इसके केस के रूप में हम देख सकते हैं दोस्तों, चौथा है नवजीत सिंह जौहर केस। नवजीत सिंह जौहर से केस को देखने की कोशिश करते हैं, जो आप आईपीसी 377 है दोस्तों। आईपीसी 377 में लिख देता हूँ। गैर आपराधिक घोषित कर दिया, जो आईपीसी 377 में बता देता हूँ, जो सेम सेक्स रिलेशनशिप होता है दोस्तों, उसको गैर आपराधिक माना गया। गैर आपराधिक सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये बताया गया कि जो आईपीसी 377 है वो सेम सेक्स रिलेशन से संबंधित है और उसको गैर आपराधिक माना गया कि अब भारत में सेम सेक्स रिलेशन जो है वो अभी भी लीगली तौर पे, कानूनी तौर पे अभी मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन इसको गैर आपराधिक जरूर माना गया है दोस्तों, क्योंकि वो एक अपराध नहीं है। जो सेम सेक्स मैरिज है, मैरिज बोलता हूँ, रिलेशनशिप जो है वो अपराध नहीं है। हम जानते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा कि हमारे जो प्राचीन इतिहास ऋग्वेद में भी सेम सेक्स जो रिलेशनशिप है उसके कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। इसी को ध्यान में रख के इसको गैर आपराधिक घोषित किया। अब पांचवा केस देख सकते हैं, शाहरा बानो केस दोस्तों। शाहरा बानो केस, इसमें ट्रिपल तलाक जो है उसको गैर कानूनी कहा गया। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप देख सकते हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। शाहरा बानो केस जिसमें ट्रिपल तलाक को दोस्तों गैर कानूनी माना गया।
इसमें गैर कानूनी माना गया। ट्रिपल तलाक आप जानते होंगे दोस्तों, इसमें महिलाओं के कोई अधिकार नहीं होते, सिर्फ अधिकारों के मामले में पुरुष ही वर्चस्वशाली बने रहते हैं। वो अपना जो निर्णय है वो महिलाओं पे थोप देते हैं और सार्वजनिक नैतिकताओं को वृहद स्तर पर ठोस पहुंचाने का काम करते हैं। और अंततः एक व्यक्ति, एक नागरिक के अधिकार यहाँ पे कम हो जाते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शारा बानो केस में ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी सिद्ध किया और ये माना कि एक असंवैधानिक है और ये कृत्य गैर कानूनी है। आगे इसी सिलसिले में हम देख सकते हैं दोस्तों, आगे का एक केस है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हम सफीन जहां वर्सेस अशोकन केस के मामले सामने आया है। वो सफीन जहां वर्सेस अशोकन केस। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें कहा गया कि हर व्यक्ति को अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार होगा। चुनने का अधिकार दोस्तों। सफीन जहां वर्सेस अशोकन केस में बताया गया कि हर एक व्यक्ति जो है, जो बालिग है, वो शादी करना चाहता है, अपने जीवन में वो आगे बढ़ना चाहता है, किसी व्यक्ति के साथ रहना चाहता है, विवाह करना चाहता है, तो अपने मन मर्जी के अपने निर्णय ले सकता है, अपने साथी को चुनने का अधिकार उसको दिया गया है दोस्तों। और एक शक्ति वाहिनी केस के बारे में हम पढ़ सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि दोस्तों जो झूठी शान है, जो ऑनर किलिंग है, ऑनर किलिंग है, यानी कि झूठी शान से जो संबंधित है वो बंद होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और आगे भी, जैसे मैंने पिछले स्लाइड्स में आपको बताया है, कि ये संस्थाओं का दायित्व होगा। एक बार और लिख देता हूँ कि दोस्तों ये संस्थाओं का दायित्व होगा कि जो उपेक्षित वर्ग है, जो हाशिए में चले गए लोग हैं, जो हाशिए पर हैं, मुख्य धारा में नहीं लाए गए हैं, मुख्य धारा से वंचित है दोस्तों, इसके विधि के शासन द्वारा इनको मुख्य धारा में जोड़ा जाना चाहिए। जो उपेक्षित हैं, जो हाशिए पर चले गए लोग हैं, इनको वृहद अधिकार दिए जाएं, अधिकार सुनिश्चित किए जाएं आर्टिकल 21 के ही अंतर्गत। मैंने आपको पिछले साइड में बताया कि अधिकार आधारित दृष्टिकोण जहां होगा वहां पे वृहद स्तर पर लोग मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। और पिछले वीडियो में दोस्तों हम आईपीसी 497 की बात कर चुके हैं। 497 में मैंने आपको बताया था कि जो व्यभिचार यानी जार कर्म से जो संबंधित मुद्दे हैं, उसको जो सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने गैर कानूनी इसको बताया। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर एक शादीशुदा मेल है, वो अपने शादी से बाहर किसी और और महिला के साथ अगर वो वैवाहिक संबंधों में रहते हुए अपना फिजिकल संबंध बनाता है या कुछ और संबंध बनाते हैं, तो इसकी जो फीमेल पत्नी है वो इसके विरुद्ध केस कर सकती है और इसको 5 साल की सजा सुना सकती है। लेकिन दोस्तों इस महिला का क्या? अगर ये महिला अगर किसी और पुरुष के साथ संबंध बनाती है अपने वैवाहिक संबंधों के बाहर, तो क्या ये पुरुष ऐसे महिलाओं पे ऐसे क्या ये दंड के प्रावधान सुनिश्चित कर पाएंगे? इसको क्या जेल भेज पाएंगे? लेकिन नहीं, ऐसे कुछ प्रावधान नहीं थे। इसमें केवल और केवल महिलाओं को ही ज्यादा अधिकार दिए गए थे, ना कि पुरुषों को। इसीलिए हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा कि अधिकार दोनों को सुनिश्चित किए जाने चाहिए और केवल महिलाओं को ये अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो अधिकार हैं आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार हमको दिया गया है,
पुरुष को, महिलाओं को समान अधिकार हैं दोस्तों। लेकिन केवल 497 आईपीसी की मैं आपको बताया, वो केवल महिलाओं को अधिक अधिकार दे रहे थे, ना कि पुरुषों को। इसलिए इसको गैर कानूनी हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध किया और जो संवैधानिक नैतिकता है उसके नए आयाम गढ़े दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट लास्ट केस की हम बात कर लेते हैं, जोसेफ शाइनी केस 2018। जोसेफ साइन केस 2018 की हम बात कर लेते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो आईपीसी 497 है वो असंवैधानिक है। जो आर्टिकल 14 मैंने आपको ऊपर में ही बताया उसके विरुद्ध है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक मैं आपको बता दूं, लेकिन आर्मी के मामले में ये अभी तक ये कानूनी माना जाता है। यानी आर्मी वालों के मामले में जो व्यभिचार है, व्यभिचार के जो मुद्दे हैं दोस्तों, वो अभी तक लीगल बने हुए हैं, क्योंकि आर्मी के अलग कंडीशंस हैं, उनकी अलग अपनी परिस्थितियां हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार मैंने आपको विभिन्न आयामों के तहत रहते हुए आयामों की बात की, विभिन्न इसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं, और मैं कुछ सुझावों की भी बात कर देता हूँ, जो सुझाव आगे आजमाए जा सकते हैं, कुछ निष्कर्ष बताए जा सकते हैं। जो अब मैंने कई केसेस की बताने की कोशिश की दोस्तों। सफीन जहां केस, जोसेफ शाइनी केस, ओल्गा टेलिस केस, विभिन्न केसों की मैंने बात की। तो सुप्रीम कोर्ट का ये दायित्व है दोस्तों कि अधिकार आधारित दृष्टिकोण जो है उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए विभिन्न केसेस के माध्यम से। हमारे जो सीजेआई हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, और जो हमारे कानून निर्माता जो हमारे संस्थाएं हैं, यानी जो विधायिका है दोस्तों, विधायिकाओं से ये अपेक्षित है कि विभिन्न कानून के माध्यम से हमारे जो नागरिक हैं, जो नागरिक समाज हैं, उनको अधिकार प्रदान किया जाए। और आप देख सकते हैं कि एक सामंजस्य समाज, बदलती परिस्थितियां और संविधान में एक बेहतर दोस्तों सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जाए, और जो अधिकार आधारित दृष्टिकोण है उसको साधने की कोशिश की जाए दोस्तों। तो आप देखें कि आज के लिए बस यही एक वीडियो था, जिसमें मैंने बात की, इसके सभी आयामों की मैंने बात की। और सबसे पहले एक बार रिवीजन 2 मिनट में मैं करवा देता हूँ आप लोग को। देख सकते हैं दोस्तों, इसकी पृष्ठभूमि, इसकी रूपरेखाओं की मैंने अच्छे से बात की। इसके बाद मेनका गांधी केस, जहाँ से ये संवैधानिक नैतिकताओं की बात उठी थी, भारत में आपराधिक तंत्र में सुधार की बात की गई थी, इसके मैंने बात की। उसके बाद मैंने संवैधानिक नैतिकता के विभिन्न आयामों के अंतर्गत रहते हुए संस्थाओं से क्या अपेक्षित है, मैंने वो सारी चर्चाएं की। मैंने मुख्य धारा में जो जोड़े जाने वाले लोग हैं, जो उपेक्षित वर्ग हैं, जो हाशिए पर पड़े लोग हैं, उनको कैसे ऊपर उठाया जा सकता है। मैंने जॉर्ज ग्रॉट की बात की दोस्तों, संवैधानिक नैतिकताओं के जनक जो कहा जाता है, 70s में वो आए थे। संविधान के जो सुनहरे लक्ष्य हो सकते हैं दोस्तों, आर्टिकल 14, 19, 21 और सुनहरे लक्ष्य की बात की। भारतीय समाज में विधायिका और जो हमारे संस्थाएं हैं उसकी इम्पोर्टेंस की मैंने बात की। जो सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण केसेस हैं दोस्तों, जो वोल्गा टेलिस केस है, जो पीयूसीएल केस है, ज्ञान सिंह कौर केस है, मैंने इसके माध्यम से विभिन्न जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं उसका व्याख्या देने की कोशिश की। नवजोत सिंह जौहर केस के माध्यम से, शायरा बानो केस के माध्यम से, सफीन जहां वर्सेस अशोकन केस के माध्यम से, अपने जीवन साथी चुनने के अधिकारों के माध्यम से, शक्ति वाहिनी केस के माध्यम से, जो ऑनर किलिंग है, झूठी शान जो हम सब बघाड़ते हैं, दिखाते हैं, वो सब बंद होनी चाहिए, वो गैर कानूनी है, ये सब का है। जो और मैंने ये बताया कि जो संस्थाएं हैं, जो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो
विधायिका हो दोस्तों, उनका सभी का दायित्व है कि जो उपेक्षित वर्ग हैं, जो हाशिए पर पड़े लोग हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विधि के शासन जो रूल ऑफ लॉ है उसके अंतर्गत आर्टिकल 21 के अंतर्गत उनको अधिकार दिया जाए, जो राइट बेस्ड अप्रोच है उसको निर्धारित किया जाए, उसको सुनिश्चित किया जाए और उसको सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाए। मैंने IPC 497 के बारे में आप सबको बताया, व्यभिचार और जारकर्मी के बारे में मैं आपको बताया, अवगत कराने की कोशिश की, और आर्टिकल 14 के बारे में मैंने आपको अंततः इसके सारे आयामों के बारे में चर्चा की। जोसेफ शाइनी केस जिसमें IPC 497 को असंवैधानिक करार दिया गया, मैंने उसकी बात की। ये सारे आपके मेंस और प्री में दोस्तों, मेंस और प्री में आपको ये अंततः काम आएंगे। इसके अगर नोट्स एक बार बन जाते हैं तो आपको हमेशा के लिए टॉपिक और कभी देखने की ज़रूरत नहीं है। ये करंट अफेयर में लगातार बने रहने वाला टॉपिक है। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और बाकी जो मेरे चैनल्स के वीडियोज़ हैं, जो सिलेबस डिस्कशन के वीडियोज़ हैं, कुछ करंट अफेयर के जो वीडियोज़ हैं, पॉलिटी से संबंधित जो वीडियोज़ हैं, वो आपको उनके सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के लिए बस